भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। दैट्स सो काइंड ऑफ यू। मैं बस आपसे यही जानना चाहती थी कि इस अपार्टमेंट का मालिक कौन है। मतलब आप रेंट पे ही रहते हो ना, लाइक मी? माया के सवाल से विष्णु के माथे पर चिंता की लकीरें आ चुकी थी। फिर भी 2 पल चुप रहकर उसने कहा, मैं रेंट पे नहीं रह रहा। ये फ्लैट मेरे पापा ने खरीदी थी, यही कुछ 2.5 साल पहले। कुछ महीनों तक यहाँ ताला ही लगा रहता था, फिर पढ़ाई के सिलसिले में मुझे यहाँ आकर रहना पड़ गया। तब से मैं यही हूँ। पर मैं कुछ समझा नहीं, आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रही है? इससे आपकी क्या मदद होगी? माया को जैसे विष्णु के पूछताछ से कोई मतलब ही नहीं था। उसने उन पे बिना गौर किए आगे पूछा, तो आपके पापा ने जिनसे ये फ्लैट खरीदा है, क्या आप मुझे उनका नाम और एड्रेस बता सकते हैं? प्लीज़, इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इस बार विष्णु ने सर हिलाते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं उनसे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछ सकता हूँ, क्योंकि मुझे उनको इसका रीज़न भी बताना पड़ेगा और वो वजह उनको बेबुनियाद लगेगी। उल्टा वो मुझे ही काफ़ी कुछ सुना देंगे। शुरू शुरू में सोसाइटी से मेरे बारे में उनको काफ़ी कंप्लेंट्स सुनने को मिले थे। उसके बाद मैंने यहाँ रहते हुए अपने तौर तरीके भी बदल लिए हैं। लेकिन आपके सवाल मुझे आई एम रियली सॉरी, आई कांट हेल्प यू इन दिस मैटर। कोई और बात हो तो कहिए। मायूस निगाहों से विष्णु के आखिरी शब्दों को सुनकर वहाँ से उल्टे पांव अपने फ्लैट की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ा देती है माया। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए तभी उसे अचानक पीछे से आवाज लगाता हुआ विष्णु वहां पहुंच जाता है। माया जी, आई हैव एन आइडिया। अगर आप चाहें तो सोसाइटी के सेक्रेटरी अंकल से इस फ्लैट के पुराने ओनर के बारे में पूछताछ कर सकती हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उस ओनर की जन्म पत्री भी मुंह जुबानी याद रह गई होगी उनको। चलता फिरता गूगल बाबा कह सकते हो आप अंकल को। हंसते हुए विष्णु ने कहा। विष्णु के कहने पर अगले दिन रविवार की सुबह माया सेक्रेटरी अंकल से मिलने निकल पड़ती है। सोसाइटी के पार्क में दूसरे हम उम्र लोगों के साथ उस समय गप्पे लड़ा रहे थे मिस्टर सिन्हा। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? माया के अचानक से उन्हें यूं पुकारने से उसकी तरफ मुड़कर दांतों तले उंगली दबाए रह जाते हैं मिस्टर सिन्हा। ना जान न पहचान, फिर भी माया उनके तबीयत के बारे में यूं कैसे पूछ रही थी, यही बात उन्हें खटक रही थी। फिर भी उन्होंने इंसानियत जताते हुए बोला, मैं ठीक हूँ बेटा, पर क्या मैं आपको जानता हूँ? जहाँ तक मुझे लग रहा है मैं आज आपको शायद पहली बार ही मिल रहा हूँ। जी अंकल, वो दरअसल मैं सी ब्लॉक की फ्लैट नंबर 1 पे रेंट पे रहती हूँ। मैं माया हूँ। बस किसी सिलसिले में आपसे 2 मिनट कुछ बातें डिस्कस करना चाहती थी। प्लीज़, आप संडे के अलावा कभी फ्री नहीं रहते हैं, इसलिए मुझे आपको यहाँ आकर यूँ मिलना पड़ रहा है। माया के चंद मीठे बोल ने मिस्टर सिन्हा का दिल जीत लिया था। उन्होंने कहा, यूं अपने बुजुर्गों से इज्जत से पेश आना आजकल के जनरेशन तो भूल ही चुके हैं बेटा। पर तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कहो, क्या बात है? रुको, चलो वहाँ उस बेंच पे जाकर बैठते हैं। बूढ़ा हो चुका हूँ, अब इतना खड़े होकर नहीं रहा जाता मुझसे।
जी ज़रूर, आइए अंकल। माया की आप बीती सुनकर कुछ देर तक मिस्टर सिन्हा चुपचाप बैठे रहे। माया ने ही तब आगे से कहा, अंकल, मुझे बस आपसे यही जानना था कि उस फ्लैट के पुराने ओनर कौन थे। मुझे मेरा जवाब वहीं से मिल जाएगा। उनका नाम और पता चाहिए बस। मिस्टर सिन्हा शायद खुद ही कोई गहरी सोच में डूबे हुए मालूम हो रहे थे, लेकिन उन्होंने वो बिना जाहिर किए माया के बिनती पर अपना सर हिलाते हुए हाँ का इशारा किया। बहुत ढूंढने पर आखिरकार माया उस फ्लैट के असली ओनर तक आज पहुंच ही गई थी। पहले तो काफी नानुकुर जताते हुए उन्होंने माया से उस फ्लैट के बारे में कोई भी जिक्र करने से मना किया, पर जब उन्होंने माया की परेशानी का किस्सा सुना तो शायद उनकी सोच बदल गई। माया उनके साथ फिलहाल ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी, बस वो अब उनकी शक्ल की तरफ बिना पलके झपकाए देखे जा रही थी कि कब वो उस राज का पर्दा उठाए। गहरी सांस लेते हुए अरुण कुमार ने कहा, आज से कुछ साल पहले मैं अपने परिवार के साथ उस अपार्टमेंट में रहा करता था। परिवार में मेरी बीवी रत्ना और मेरी बेटी अनु ही थे। हम सब खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे, पर उस रोज कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे खुशियों पे ग्रहण लगा दिया। अनु के 7 साल का सालगिरह था। जोरों शोरों से उसके सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेशन का प्लान बनाया था मेरी पत्नी रत्ना ने। मुझे भी जल्दी ऑफिस से आने के लिए बोली थी, लेकिन मुझे कुछ फाइल सबमिट करने का काम आने पर मैं आधी रात में वापस आ पाया। जब आया तो दरवाजा खुला हुआ था। अंदर पहुंचा तो जमीन पर मेरी बीवी लहूलुहान पड़ी हुई थी और थोड़ी दूरी पे मेरी अनु। उसका गला दबाकर उन दरिंदों ने उस मासूम को भी नहीं बख्शा। मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। बाद में सीसीटीवी फुटेज के जरिए उन दोनों मुजरिमों को पकड़ के अदालत से सजा दिलवाई गई थी। उम्र कैद हुई थी उन्हें। मैं वहां उस हादसे के बाद से एक रात भी नहीं रह पाया। बाद में उसे मैंने भेज दी। पर आप जो कह रहे हो उसका मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। माया पहली बार अब कुछ ऐसा सुनाने वाली थी जिसे उसने अब तक किसी के सामने खुलासा नहीं किया था। उसने कहा, दरअसल मैं आपको बताऊंगी भी तो शायद आप मुझ पर यकीन न कर पाए, पर बचपन से ही मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो औरों को सुनाई नहीं देती है। आपने शायद ये कहीं पे सुना होगा कि लोगों को आत्माएं दिखाई देती है, लेकिन मुझे उनकी आहटें और आवाज़ें सुनाई देती हैं। पहले मुझे इस बात का पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मैंने उनका पीछा किया और सुलझाने की कोशिश की। तभी जाकर वो मुझे सुनाई देना बंद होते गए। मैं इसलिए आज आपके पास भी आई थी, पर आपका कहना है कि उन 2 खूनियों को सज़ा मिल चुकी है।
फिर ऐसी कौन सी बात है कि आपकी पत्नी और बेटी के अतृप्त आत्माओं को अब तक मुक्ति नहीं मिली? अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो दो खूनी कहाँ से थे, या उनका कोई अता पता खबर है आपके पास? अरुण कुमार तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाए, लेकिन उन दो कातिलों के बारे में पता करने माया ने पारुल के कज़न की मदद ली, जो खुद एक क्राइम रिपोर्टर थे। उनमें से एक का परिवार उसी शहर में रह रहा है। ये खबर मिलते ही माया उनके घर पहुंच जाती है। उस झोपड़ी में बस एक बूढ़ी औरत रहा करती थी, जिनका ये कहना था कि वो मुजरिम रघु की माँ है। देखो, मेरे बेटे की 2 साल पहले जेल में ही मौत हो चुकी है, इसलिए अब मुझे उसके गुनाहों की गिनती मत करवाओ तुम। माया ने उन्हें समझाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हो। मैं बस उनके और उस दूसरे कैदी के परिवार से मिलना चाहती थी। मुझे इन कैदियों के हालत के बारे में जानना था कि वो अब कैसे हैं और कहाँ हैं। कैसे होंगे? उम्र कैद की सज़ा मिली थी मेरे रघु और उसके साथी मुन्ना को। दोनों ऐसे कई जुर्म कर चुके हैं। चोरी चकारी करके कई बार जेल जा चुके थे। पर खून? उस रात पहली बार उनका वहशीपना बाहर निकल आया था। मेरा रघु मुझे साफ साफ बताया था कि उसका कोई इरादा नहीं था उन्हें मारने का। जन्मदिन मना रहे थे वो लोग उस फ्लैट पे। रात के 12 बजे दरवाज़ा खुला हुआ होगा, ये खबर मेरे बेटे और उस उस मुन्ना को था। वो लोग वहाँ पे काम किया करते थे, उसी अपार्टमेंट पे। वो दोनों अंदर पहुंचते ही उस औरत और बच्ची को देखे थे। तब उस औरत और बच्ची की नज़र नहीं पहुंची थी रघु और मुन्ना पे। पर जैसे ही चोरी करने के इरादे से वो एक कमरे की तरफ आगे बढ़े, तो उस औरत को रघु दिख गया। पर इससे पहले कि वो चिल्लाकर किसी को मदद के लिए पुकार पाती, मुन्ना ने जाकर उसके गले में छुरी चला दी। दूसरी ओर रघु ने भी उस बच्ची का गला दबाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। फिर वहां से भाग आए थे दोनों। मुन्ना का क्या हुआ? वो अपनी सजा काट रहा और मौत का इंतजार कर रहा। मेरा बेटा पश्चाताप करते हुए ही घुट घुट कर मर गया। उस मासूम बच्ची को मारने के बाद से वो बिल्कुल टूट चुका था। माया कमरे के इधर उधर भटकते हुए अपने दिमाग पर जोर लगाए जा रही थी। समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उनकी आत्माएं अतृप्त क्यों हैं। उनके कातिलों को सजा मिल चुकी है, एक की तो मौत भी हो चुकी है। अगर उनसे ही मतलब था तो रत्ना जी जेल में ही बदला ले सकती थी। पर यहां रोजाना बर्थडे पार्टी वाला इंसिडेंट दोहरा क्यों रही है? सोच सोच माया, कोई तो बात है। एक मिनट, अगर वो गाना 12 बजे शुरू हो रहा और 12:05 पे खत्म हो रहा, तो इसका मतलब, यस, आई थिंक आई गॉट इट। कॉल करके तुरंत माया ने अरुण कुमार को उस अपार्टमेंट पर आने के लिए विनती की। इतनी रात में उनको और माया को अपने दरवाजे पर देख विष्णु के मन में कई सवाल उठ रहे थे। लेकिन उससे पहले ही माया ने हड़बड़ी में कहा, देखो विष्णु, बिना किसी सवाल के बस अगले कुछ मिनटों के लिए अपने फ्लैट में अरुण जी को जाने दो।
तुम मेरे साथ यहाँ बाहर रुको, आगे मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, प्लीज ट्रस्ट मी। विष्णु दरवाजा खोलकर अरुण जी का स्वागत करता है और फिर खुद बाहर आकर माया के साथ खड़ा हो जाता है। अरुण कुमार के अंदर जाने से पहले ही माया को वो बर्थडे सॉन्ग सुनाई देने लगता है। अरुण जी से वो कहती है, जल्दी जाइए, वो दोनों आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपको मेरी कही हुई बातें याद है ना? अरुण आंखों में आंसू लिए हाँ कहते हुए फ्लैट के अंदर कदम रखते हैं। उनके अंदर जाते ही उन्होंने आवाज लगाते हुए कहा, मैं आ गया हूँ रत्ना। अनु, मेरी बच्ची, देखो पापा ऑफिस से लौट आए हैं। अब तुम्हारा जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। अरुण जी का इतना कहना हुआ और उसी पल वो गाना अचानक से रुक गया। उन्होंने पीछे मुड़कर माया की तरफ नजरें घुमाई तो माया ने सुकून भरी आवाज में कहा, आज उनको मुक्ति मिल गई। अब मुझे इस अपार्टमेंट में किसी से कोई शिकायत नहीं। घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।